नमस्कार, मैं संजय कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैंने अंतिम वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको संविधान का संक्षिप्त परिचय दे रहा था, संविधान के अनुच्छेदों का। तो इसी कड़ी में मैं अंतिम वीडियो में आपको भाग 3 के बाद 3 तक आपसे बात कर चुका था और अनुच्छेद 35 तक मैंने चर्चा हो चुकी थी। अब इसी के साथ अगली कड़ी में मैं आपको भाग 4 के अंतर्गत, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में अभी मैं बताने जा रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो, अंतिम वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे। तो चलिए, एक बात आप लोग जान लीजिए, अंतिम जो भाग 3 में मूल अधिकार थे और ये भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इन दोनों में अंतर क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे एक सामान्य सा अंतर देखने को मिलता है कि जो मूल अधिकार होते हैं वो किसी भी देश को या राज्य को, देखिए सामान्यतः पॉलिटिकल साइंस की भाषा में देश को ही राज्य कहा जाता है, ठीक है। हम लोग जैसे सामान्य भाषा में राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश या फिर अन्य मध्य प्रदेश इस तरीके से समझा करते हैं, लेकिन अगर राजनीति की भाषा में बात करें तो राज्य का मतलब होता है कंट्री या देश, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का तात्पर्य यह है कि देश को जो मूल अधिकार थे उनके ऊपर राज्य जो होता है या देश होता है उसको एक बाध्यता होती है कि वो उनका हनन नहीं कर सकता, यानी कि वो नकारात्मक स्वरूप में पाए जाते हैं। नकारात्मक क्यों हैं? क्योंकि वो सरकार को कुछ नया करने से रोकते हैं, उन्हें उनके हाथों को बांधते हैं और उनको ऐसा ना करने की बात करते हैं, और उन सरकार को एक बंधनों में रखा जाता है कि आप किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना करें। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसमें क्या होता है, वो राज्य को एक तरीके से एक सलाह होती है, या राज्य इसके ऊपर अपनी नीतियों को बनाते समय इनका उपयोग कर सकता है, इनसे इनको पढ़ के या इनको समझ के इनके आधार पे अपनी नीतियों का निर्माण कर सकता है और नए कायदे कानून या विधि विधानों का निर्माण कर सकता है। तो चलिए इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 36 में परिभाषा दी गई किसकी? राज्य की, ठीक है। अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इस बात का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों की चर्चा की गई है। 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में कहा गया है। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन या गठन के बारे में चर्चा की गई है। आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में जो त्रिस्तरीय सरकार का ढांचा जो अपनाया गया है, ये क्या हुआ है, ये ग्राम पंचायतों का संगठन या अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ही इसका निर्माण किया गया है। और ये अनुच्छेद 40 क्या एक और इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है कि जो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, इन्होंने भी वर्धा में एक बात कही थी, या वर्धा में ऐसा बोला गया था कि ज़मीन से लोगों को मतलब ज़मीनी स्तर पे कार्य होने चाहिए ताकि सशक्त होना चाहिए पूरा देश, यानी ग्रामीण इलाकों में क्या होना चाहिए, इसका लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी प्रत्येक ग्राम वासी या ग्राम जो होते हैं आपस स्वयं में सशक्त हों। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे संविधान निर्माता थे, इन्होंने अनुच्छेद 40 में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 डाल के बात बोली कि ग्राम पंचायतों का गठन या संगठन किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 41 में बात की गई है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। किनको अधिकार है? ऐसे तबकों को जो अपनी सहायता करने में असमर्थ होते हैं, जैसे कि महिलाएं हो गई, कोई बड़े बुजुर्ग हो गए, है ना, या कोई मतलब तो और शिक्षा, यानी शिक्षा कौन, छात्र भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। कुछ दशाओं में काम, यानी कि सरकार या फिर जो भारत का जो देश है, देश और राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं कि जो वहाँ के गरीब लोग हैं और वहाँ के बुजुर्ग हैं और महिलाएं आश्रित हैं, तो उन लोगों की सहायता के लिए कुछ वहाँ पे क्या कर सकती हैं, उनकी मदद करने की योजनाओं का निर्माण कर सकती हैं। ऐसी करके अनुच्छेद 42 में चर्चा की गई है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। इसके अंतर्गत देखिए, आप देखिए, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मजदूर कहीं पर कार्य कर रहा है तो उसको क्या होना चाहिए, वहाँ पे उसका जीवन बीमा हो। अगर कोई इस तरीके से काम है, उसको 8 घंटे तक की ही नौकरी करनी चाहिए, ये नहीं कि आप उसको, पहले क्या होता था अंग्रेज़ों के समय में, वो बंधुआ मजदूरी के रूप में काम कराया जाता था। वहाँ पे मतलब काम की कोई अवधि निश्चित नहीं थी कि आपको
कितने घंटे तक काम करना है वहाँ पे, तो ये कि काम करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए, है ना, जब तक आप गिर ना पड़े तब तक कोई भी आपके ऊपर मतलब आप काम करते ही रहिए। तो ऐसा ही अनुच्छेद 42 में क्या है, आपको बोला गया है देश को या फिर राज्य की सरकारों से कहा गया है कि आप क्या करेंगे, आप ऐसे कानूनों का निर्माण करेंगे ताकि लोगों को न्याय संगत काम मिले और मानवोचित दशा हो। मानवोचित दशा मतलब पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बंदा धूप में काम कर ही रहा है तो बेचारा कर ही रहा है। तो ऐसी सारी बातें कहा की गई हैं, उसमें कहा गया। और साथ ही साथ प्रसूति सहायता का उपबंध, मतलब अगर कोई देखिए आपने देखा हो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन होते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, उसमें महिलाएं काफ़ी रूप से कार्य करती हैं, और उस महिलाओं को क्या होगा, देखिए पहले नियम ये थे कि अगर महिलाओं को कोई काम पे रखता ही नहीं था। क्यों नहीं रखते थे भैया, देखिए आप कभी ना कभी महिलाएं माता बनती हैं, तो उस समय उनको वो व्यक्ति जो मान लो आपके यहाँ काम पे आ रहा है वो कुछ समय तक आपसे दूर रहेगा, वो काम नहीं कर पाएगा उस दौरान जब वो डिलीवरी का समय होगा, है ना। तो ऐसी कंडीशनों में जो अनुच्छेद 42 है वो उनकी रक्षा करता है, उनकी सहायता हेतु ही निर्माण किया गया है। और सरकार से ये कहा गया है कि आप मानवोचित दशाएं होनी चाहिए कार्य की, वहाँ पे काम होगा तो ऐसा काम ऐसे ही गंदी जगहों पे ना हो कि आप उसकी जान ले लें, या फिर वहाँ पे कोई सुरक्षा के मानदंड ना हो। साथ ही साथ महिलाएं हैं तो उनकी प्रसूति सहायता का भी आपको प्रावधान करना चाहिए। इसके लिए अभी आपने सुना होगा कुछ समय पहले सन 2019 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया था, जिसमें क्या कहा गया है, 26 हफ्तों का एक प्रसूति अवकाश देने की वो की गई है, बात की गई है। तो उसमें आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं अनुच्छेद 43 की। इसमें क्या कहा गया है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, मतलब कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी मतलब उतनी मजदूरी उसको मिलनी चाहिए जितना उसको ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि तुम 2 रुपये पे सारा दिन लगाए रखो, उसे उतनी मजदूरी ना दो। तो सरकार को यह आदेश दिया गया कि वो इस तरीके कानूनों का निर्माण करे कि कम से कम जो एक व्यक्ति को उसका जीविका उपार्जन या जीवन जीने के लिए जो मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए, न्यूनतम मूल्य, उसकी जिम्मेदारी किसकी हो, भारत सरकार की हो या फिर किसी भी अन्य देश की सरकार की हो। ऐसे ही अनुच्छेद 43 का में चर्चा की गई उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। इसका मतलब यह है कि जो भी आप बड़ी सी कंपनी है या तो उसमें क्या हो, जो वहाँ पे कर्मचारी है उनको इसमें क्या है, उसमें उनका शेयर होना चाहिए, है ना, उसका एक पार्ट होना चाहिए। इसी के साथ साथ 43 ख में बात की गई सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, मतलब सहकारी सोसाइटियों का निर्माण किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की चर्चा की गई। ये वही सिविल आचार संहिता है। समान सिविल संहिता का तात्पर्य होता है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। जैसे किन मामलों में, जैसे कि भारत में कई प्रकार से, देखिए भारत में हिंदू कई प्रकार के 8 धर्म पाए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी, है ना। और तो इन सब चीज़ों का क्या है कि प्रत्येक के लिए अलग अलग कानूनों का निर्माण ना होना चाहिए। ऐसी बात की जाती है कि जैसे जैसे देश सशक्त हो तो इस तरीके से इन कानूनों को एक ही प्रावधान हो। जैसे कि अगर तलाक तलाक का मुद्दा है, या फिर जो हिंदू धर्म में सिर्फ एक शादी करने का अलाउटमेंट है या एक ही शादी कर सकते हैं, तो मुस्लिमों में 3 शादी की परमिशन नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार से अगर मुस्लिमों में तलाक 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 कहने पे तलाक हो जाती है, लेकिन हिंदुओं में तलाक 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 कहने से तलाक नहीं मानी जाती है ना। तो सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, इसकी बात की गई है। तो अनुच्छेद 45 में चर्चा की गई 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। ठीक है जी, ये सर्व शिक्षा अभियान या फिर सभी बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बात की गई है। अनुच्छेद 46 में क्या है, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि हेतु कहा गया है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन के ऊपर चर्चा की गई है। अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा हेतु प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण हेतु बात की गई है। साथ ही साथ अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। ठीक है जी। और इसका एक मतलब ये भी हुआ कि कार्यपालिका अगर न्यायपालिका से पृथक नहीं रहेगी तो उसको न्यायपालिका को निर्णय लेने में काफ़ी परेशानियों का या मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कार्यपालिका के जो व्यक्ति होंगे वो जो न्यायाधीश होंगे उनके ऊपर अतिक्रमण करेंगे। वो कहेंगे कि नहीं नहीं, हमने कानून जो हम कह रहे हैं वो करिए। न्यायपालिका कहेगी नहीं, हम बड़े हैं हम बड़े हैं।
तो यहाँ पर अनुच्छेद 50 में साफ साफ बोला गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होगा, किया जाएगा। ठीक है जी। ऐसी अनुच्छेद 51 में क्या बात की गई है? अनुच्छेद 51 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का प्रावधान है। इसी के चक्कर देखिए भाग 4 था, इसके साथ साथ एक भाग 4 का भी शामिल है, और भाग 4 का में क्या शामिल है? मूल कर्तव्य शामिल हैं, जो कि सन 1944 में किसकी उस पर सिफारिश पे किए गए थे? ये सरदार सूरत सिंह समिति एक थी, मतलब सरदार सूरत सिंह थे, उन्होंने इसका प्रावधान किया था। और ये किस देश से लिए गए? ये रूस से प्राप्त हुए हैं, या वहाँ से इनका उपयोग किया गया है। और उनका नाम क्या है? मूल कर्तव्य हैं। प्रारंभ में मूल कर्तव्य 10 थे और वर्तमान में इनकी संख्या अभी 11 हो चुकी है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं भाग 5 के बारे में आपसे चर्चा करूँगा, और देखते हैं फिर भाग 5 में किस किस प्रकार से इसमें आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस वीडियो को पूरा सुना। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरी जो गलतियां हैं वो भी आप मेरे को बताने का प्रयास कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।